साहब उसे बचा लीजिए, साहब उसे बचा लीजिए। अगर उसे फांसी हो गई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा साहब। इसका मतलब है कि तुमने भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी? हाँ, मैंने झूठी गवाही दी थी। मैंने झूठ बोला था साहब। झूठ बोला था दबाव में आकर? जी। किसके कहने पर? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब कुछ दिन पहले मैं वासवानी साहब के घर में नौकरी करता था। वो लोग मेरी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, मुझे अच्छी तनख्वाह देते थे साहब। मगर साहब मुझ में एक बहुत बुरी आदत है, शराब पीने की। जो तनख्वाह देते थे मैं आधी तनख्वाह शराब में उड़ा देता था साहब। और साहब जिस दिन वासवानी साहब का खून हुआ, उस रात पार्टी खत्म होने के बाद लोगों की बची कुची शराब पी के मैं उनके ऑफिस में जाके सो गया रोज की तरह। और सुबह जब उठा तो साहब मैंने देखा मेरे बिस्तर के किनारे में 50,000 रुपए थे साहब। वो रुपए वहां किसने रखे थे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो नशे की हालत में बिस्तर में सो गया था साहब। फिर क्या हुआ? अभी मैं सोच ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। फोन करने वाले ने मेरा ही नाम लेकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें रुपए मिल गए? मैंने कहा हाँ, मगर माजरा क्या है? बोलता है ये रुपए तुम्हारे लिए हैं, यानी कि मेरे लिए। मगर मैंने कहा मुझे करना क्या है? बोला हवालात में जाकर उन 2 वेटरों को पहचानना जो रात को पार्टी में सर्व कर रहे थे। उनमें से एक को पकड़ के ये बयान देना है कि उसने रात को वासवानी साहब का खून कर दिया और गोली चलाते वक्त मैंने देखा। नहीं साहब, तभी जाकर मुझे मालूम पड़ा कि वासवानी साहब का खून हो गया। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था साहब। फोन किसका था? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। यानी कि उसकी आवाज तुमने पहले कभी नहीं सुनी? पहले कभी नहीं सुनी और उसके बाद भी नहीं सुनी साहब। फिर तुमने भंडारी को पहचान लिया और वही बयान दे दिया? जी साहब। सरजू ये बताओ, अगर तुम्हारे सेठ का कत्ल भंडारी ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मेरा मतलब है तुम्हें शक किस पर है? शक? मुझे यकीन है साहब, मुकंदी लाल ने ही साहब का खून किया है। ये मुकंदी लाल कौन है? ये मेम साहब का मुंह चढ़ा ड्राइवर है साहब। 24 घंटे मेम साहब के साथ चिपका रहता है। एक दिन तो मेम साहब के लिए साहब को मारने के लिए तैयार हो गया था। वो तो मैं था, बीच में आ गया। वो तो पागल खाने में भी रह चुका है साहब। ओहो सरजू, तुम तो हमें पागल कर दोगे। केस को उलझाए जा रहे हो, उलझाए जा रहे हो। नहीं साहब, वो खुद कहता था कि वो पागल खाने में रह चुका है। अरे किस सिलसिले में रह चुका पागल खाने में? साहब वो कहता था कि मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई आदमी किसी औरत पर हाथ उठाए ये उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन किसी बात पर उसके भाई ने उसकी बीवी को मारा, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने भाई की जम के पिटाई की, जम के धुलाई की और केस पुलिस स्टेशन तक चले गया। और पुलिस वालों ने उसकी दिमागी हालत पर शक किया और उसे पागल खाने भेज दिया, जहां से वो ठीक होके आ गया साहब। लेकिन इस मामले से तुम्हारे सेठ के कत्ल का क्या ताल्लुक है? साहब और मेम साहब में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक दिन साहब ने गुस्से में आकर मेम साहब को थप्पड़ मार दिया और उस वक्त मुकंदीलाल वहां मौजूद था। मुकंदीलाल साहब को मारने के लिए आगे बढ़ा, वो तो मैं था बीच में, मैंने उसे रोक लिया। साहब तो उस वक्त चले गए, लेकिन मुकंदीलाल ने मेम साहब को कहा अगर साहब ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं साहब को जान से मार डालूंगा। ये मैंने अपने कानों से सुना साहब। इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? अब क्या बताऊं साहब, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते थे। साहब को मेम साहब के चाल चलन पर शक था। तो ठीक है सरजू, हम कोशिश करेंगे कि इस केस को दोबारा खोला जा सके। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने बयान पर कायम रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें सजा भी मिल सकती है। साहब एक झूठ की सजा तो मैं भुगत रहा हूं, दोबारा ऐसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन साहब भंडारी बिल्कुल बेकसूर है, उसे बचा लीजिए साहब, उसे बचा लीजिए। चले। साहब। हाँ विजय, तो क्या लगता है तुम्हें ये केस रीओपन हो सकता है? नहीं सर, ये केस तो रीओपन हो सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस आदमी ने कल झूठ बोला था वो आज सच बोलेगा? तुम एक बात भूल रहे हो विजय। उस वक्त उसके पास झूठ बोलने की एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह, 50,000 रुपए का लालच। लेकिन आज झूठ बोलने की उसके पास कोई वजह नहीं है। अगर कोई वजह है तो वो है उसका जमीर, गिल्टी कॉन्शियस है। तो बहरहाल वो एक झूठा आदमी। मान लिया, फिर तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि ये केस रीओपन होना ही चाहिए, क्योंकि एक झूठे आदमी की गवाही पर एक बेगुनाह को फांसी हो रही है। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बन जाता कि एक बेगुनाह को बचाया जाए?
और अगर उसे फांसी हो गई तो ये इंसाफ नहीं, सरासर इंसाफ का खून होगा। सर, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। हमें फौरन अदालत को अप्रोच करना चाहिए। आइए। सर, यह है सरजू का हलफनामा। सर, उसने इकरार किया है कि वासवानी मर्डर केस में उसने मुलजिम भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। सर, इस हलफनामे की बिना पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उसकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए और केस को दोबारा रीओपन करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। मुलजिम भंडारी की सजाए मौत को हाईकोर्ट कंफर्म कर चुका है और अब उसे रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता है? सर, वासवानी मर्डर केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजीत सिंह जी यहां मौजूद हैं और अब इन्हीं की मौजूदगी में सरजू ने यह कबूल किया है कि उसने मुलजिम भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। और ऐसे हालात में सर, ऐसे हालात में अगर मुलजिम भंडारी को फांसी की सजा दे दी गई तो यह इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून होगा। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर विजय सक्सेना को ना जाने डाकुओं, कातलों और अंडरवर्ल्ड वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है। इन्होंने तो सरजू प्रसाद से यह भी नहीं पूछा कि उसे झूठी गवाही क्यों दी। सर, यह बात भी इस हलफनामे में मौजूद है कि उसे झूठी गवाही देने के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। मिस्टर सक्सेना, इस काम के लिए आपको कितनी रकम दी गई थी? मिस्टर इंद्रजीत सिंह, नो पर्सनल रिमार्क्स। सॉरी सर। सर, अगर उस वक्त उसे 50,000 रुपए दिए गए थे तो अब 1 लाख भी दिया जा सकता है। सर, मुलजिम भंडारी केटरिंग कंपनी में एक मामूली मुलाजिम था। 1 लाख रुपए ना तो उसके पास था और ना ही उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास था जो वो खर्च कर सकता। मिस्टर विजय सक्सेना, ऐसी रकम देने वाले तो कहीं ना कहीं से अचानक निकल ही पड़ते हैं और इस बात को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है? मिस्टर इंद्रजीत, योर ऑनर, अगर हमारे देश में केसेस का फैसला होने के बाद केसेस इसी तरह खुलते रहे तो हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया भर में बदनाम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सर, सारी दुनिया जानती है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना साफ और ट्रांसपेरेंट है। अगर एक झूठी गवाही से किसी बेगुनाह को फांसी की सजा हो गई ना सर, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम सारी दुनिया की नुक्ताचीनी का निशाना बन जाएगी। लेकिन इस स्टेज पर अदालत फांसी के लिए सिर्फ इंटरिम स्टे दे सकती है, वो भी इस शर्त पर कि केस 15 दिनों के अंदर ही शुरू कर दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह केस 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। विजय बेटा जी। ये कामयाबी की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा कामयाबी ही मिले। आई अप्रिशिएट अजीत साहब। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। अजीत साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। थैंक यू। इसलिए यह कहने की गुस्ताखी कर रहा हूं कि आपका जिंदगी का पिछला रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, लेकिन जिस आदमी का सहारा लेकर आप एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आदमी खुद एक गुनहगार और एक रिश्वतखोर इंसान है। इंद्रजीत साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अफसोस कि कानून के इतने लंबे सफर में आप इतना भी नहीं सीख सके कि कानून की बुनियाद सिर्फ इस बात पर होती है कि हर इंसान बेगुनाह होता है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता। इन अदर वर्ड्स इंद्रजीत साहब, अ मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और आप मेरा गुनाह साबित किए बगैर ही मुझे। मिस्टर विजय सक्सेना, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि तुम एक गुनहगार और एक रिश्वतखोर इंसान हो, और ये जो शराफत का नकाब तुम अपने चेहरे पर पहनकर घूम रहे हो ना, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं ये नकाब तुम्हारे चेहरे से उतारकर फेंक दूंगा। अंडरस्टैंड? मिस्टर इंद्रजीत, सॉरी सर। विजय, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की तलाश थी ना तुम्हें? अरे हाँ रश्मि, जानती हो इसे ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया था। तुमने सच मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दी। जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती जो आसान ना हो सके। जानती हो रश्मि, अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता
तो शायद मेरी जिंदगी की जंग हार गया होता। अगर तुम उन लोगों में से होते जो अपनी हार मान लिया करते हैं, तो फिर मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करती? तो क्या मैं ये मान लूं कि जिंदगी की नई राह में तुम आगे भी मेरा साथ दोगी? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें ही अपना हमसफर चुना है। तुम जिस राह पर भी चलोगे, हर कदम पे तुम मुझे अपने हमराह पाओगे। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में चल गए। हेलो। विजय सक्सेना? जी हाँ, विजय सक्सेना बोल रहा हूं। वकील साहब, हमने आपसे कहा था ना, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। सुना है आपने केस रीओपन कर दिया है? हाँ, मैं केस को रीओपन कर रहा हूं जेके। और एक बात कान खोल कर सुन ले, डर शब्द मैंने अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। तुझसे जो बन सकता है कर ले। अच्छा, तो फिर जिंदगी शब्द भी अपनी जिंदगी से निकाल दो विजय सक्सेना। बट आई लाइक योर स्टाइल। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने अपने केस की इन्वेस्टिगेशन मुकंदीलाल से क्यों शुरू की? रश्मि, सरजू ने मुझसे कहा था कि मुकंदीलाल ही ऐसा शख्स है जो वासवानी का खून कर सकता है, तो मैंने सोचा इससे मिलके कोई ऐसा क्लू मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, ये मुकंदीलाल यहाँ नहीं रहते? आगे से राइट। थैंक यू। आया भैया आया। कौन है आप लोग? मैं वकील विजय सक्सेना हूं और ये मेरी असिस्टेंट है। जी, आपको किससे मिलना है? आप मुकंदीलाल हैं ना? जी। आप ही से मिलना है। मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। बैठिए। जी कहिए। मुकंदीलाल जी। हम तुमसे सुखराम वासवानी के कत्ल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हो, वो तो बहुत पुरानी बात है और वो केस भी बंद हो चुका है। उसी केस को हम दोबारा खोलने जा रहे हैं। मगर क्यों? उसमें तो मुजरिम को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हमें शक है कि भंडारी ने यह खून नहीं किया और कातिल कोई और है। हाँ जी, अब देखिए वो मुझे क्या मालूम है। अब देखिए ना, वो कत्ल वाली रात तो मैं वहां था भी नहीं। देखो मुकंदीलाल, हमें तुमसे सिर्फ ये मालूम करना है कि सुखराम और उसकी बीवी के बीच कुछ ज्यादा झगड़ा रहता था। अब मेम साहब, अब देखिए ना, मैं तो एक ड्राइवर हूँ और मेरा काम है साहब और मेम साहब को लाना और ले जाना। अब घर में वो लोग क्या करते हैं ये मुझे क्या मालूम। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें सब मालूम है। तुम कैसे बात कर रही हो रश्मि? क्या तुम्हें बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं? आइंदा कभी बदतमीजी की तो थप्पड़ मार दूंगा। साहब, मेरे सामने, वो भी मेरे घर में, कोई किसी औरत से इस तरह से बात नहीं कर सकता। तो ये बात सच है मुकंदीलाल कि तुम्हारे सामने अगर किसी औरत पर जुल्म किया जाए तो तुम उस बात को सह नहीं पाते। और इस सिलसिले में तुम पागलखाने भी जा चुके हो। आपको कैसे मालूम? वो छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ, ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है। मैं ये देख नहीं सकता कि कोई मर्द किसी औरत पर हाथ उठाए। और एक बार जब सुखराम ने अपनी बीवी पर तुम्हारी मौजूदगी में हाथ उठाया तो तुम अपने आपे से बाहर हो गए थे और तुमने वर्षा से कहा था कि आइंदा तुम्हारा सेठ वासवानी अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा तो तुम उसे खत्म कर दोगे। लेकिन साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। आप लोग मुझसे कसम ले लो साहब। मैंने गुस्से में जरूर कुछ कह दिया होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। मैं तो उस रात वहां था भी नहीं। ठीक है मुकद्दर, लेकिन ये बताओ कि तुम वर्षा मेम साहब के बारे में और क्या जानते हो? जी मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। गरीब आदमी हूँ मेम साहब, नौकरी करके अपना पेट पालता हूँ। भगवान के लिए मुझ पे दया कीजिए साहब। कोई बात नहीं मुकद्दर, लेकिन एक बात याद रखो,
अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम फंस जाओगे। नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम फिर आएंगे। चलो रश्मि। मेम साहब, आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एडवोकेट विजय सक्सेना हूं और ये मेरी साथी हैं रश्मि। हेलो, बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरअसल हम आपके पति मिस्टर सुखराम वासवानी के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इतने अरसे के बाद? मैं जानता हूं कि यह बहुत ही पुराना केस है मिसेस वासवानी, और इसका फैसला भी हो चुका है, लेकिन कुछ नई बातें सामने आने की वजह से हम इस केस को फिर से रीओपन करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी समझ में नहीं आता, इतने अरसे के बाद आप इस केस को रीओपन करके मेरे जख्मों को क्यों कुरेदना चाहते हैं? आई एम सॉरी मिसेस वासवानी, मुझे खबर है कि जब भी पुराने जख्म कुरेदे जाएं, उनमें से टीस जरूर उठती है, और हमें अफसोस है कि हमें यह सब्जेक्ट छेड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम सिर्फ एक बार आपकी जबानी सुनना चाहते हैं कि मिस्टर वासवानी का मर्डर कैसे हुआ था। एंड आई एम श्योर मिसेस वासवानी, आपको अब भी एक एक बात अच्छी तरह याद होगी। वो रात मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात हमारे घर में पार्टी थी। मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में हमने चंद करीबी दोस्तों को बुलाया था। पार्टी आधी रात तक चलती रही। जब सारे मेहमान रुखसत हो गए तो हम दोनों भी ऊपर आ गए। कपड़े बदलकर हम लेटने ही वाले थे कि अचानक नीचे से खटके की आवाज़ आई। हम दोनों घबरा कर उठ बैठे। मेरे हस्बैंड ने टॉर्च ली और मैंने अलमारी खोलकर रिवॉल्वर निकाल ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ चोरी करने आए? नहीं 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 सर। आप इनसे कुछ मत कहिए। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती। तुम वही हो ना जो मेरे कमरे में आए थे? हाँ, नहीं मैम तुम चोरी करने आए हो? नहीं मैम साहब, नहीं, कसम से चोर हो? नहीं मैम साहब। आप पुलिस को फोन करिए। पुलिस नहीं मैम साहब। सॉरी मिसेस वासवानी, लेकिन क्या आपको याद है कि उस वक्त क्या बजा होगा? पार्टी खत्म होने के बाद जब हम सोने के लिए गए थे तो यही कोई रात के 1:30 बजे थे। 15-20 मिनट में पूरा वाकया हो गया। यानी कि रात के 1:45 बजे के करीब मिस्टर वासवानी पर फायरिंग हुई थी। जी। एक बात और बताइए मिसेस वासवानी, क्या आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार थी या नहीं? जी हाँ, हम दोनों में बहुत प्यार था। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास था। मुझे याद नहीं आता कि हमारे बीच कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जो याद रखने के लायक हो। मिसेस वासवानी, उस रात जो कुछ हुआ, कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपने मुझे नहीं बताई हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हम चलते हैं। चले रश्मि, थैंक यू अगेन। सलाम साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं ये मैं बोलने आया था कि ये गाड़ी बिल्कुल तैयार है। ये तैयार है गाड़ी। ये मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। ये मुकद्दीलाल और यहाँ? साहिब, हाँ? आपको यहाँ से कुछ पता नहीं चल सकेगा। कौन हो तुम? मैं यहाँ की सबसे पुरानी नौकरानी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अगर आप सच्चाई जाना चाहते हैं तो आज शाम 6 बजे मुझे पार्क में मिलिए। आप आगे? आपने 6 बजे आने के लिए कहा था। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप?
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेम साहब या उस घर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस घर के सभी लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? साहब के खून के बारे में। तो क्या आप जानती हैं कि खून किसने किया है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक है कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रजेश का हाथ जरूर है।